हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लगभग 206 जो धाराएं हैं हमने सीआरपीसी से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। अब जो आपका नेक्स्ट अध्याय 24 यानी कि 24 उससे रिलेटेड आपके क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जरूर शेयर करिए। तो हमने डिस्कस कहाँ तक करा था, जैसे कि अभी आप चैप्टर देख रहे हो जिसका नाम है जांचों व विचारों के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन से सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बस आप ये देखो। सेक्शन 300 जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जो धारा 300 है इसमें क्या पाया जाता है, एक बार जो दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार दोष सिद्ध हो गया है, अपराध मतलब अपराधी मान लिया गया है, लेकिन व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना कि फिर उसे मतलब दोबारा से उसे अपराध दिया जाए वगैरह वगैरह, ये प्रक्रिया जो भी है अपनाई न जाए। तो इसलिए जो इसका पूरा विचारण है, पूरा प्रावधान है, आपको सेक्शन 300 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 306 जिसमें आपको टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइ यानी कि स्व अपराधी को क्षमादान। इसमें देखो फ्रेंड्स, स्व अपराधी जो है उनको क्षमादान करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये आपका जो धारा 306 है बताता है। नेक्स्ट अभी आपका सेक्शन है 308 जिसमें ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि जो आपकी धारा 308 है इसमें ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि कैसे क्षमा की शर्तों का जो पालन न करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका विचारण कैसे किया जाए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके बारे में। ठीक है, यानी कि अपराधों का समन, जैसे कि मान लो समन मतलब होता है समझौता। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब ऐसा कौन सा अपराध है जिसके लिए समझौता किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 321 जिसमें आप देख सकते हैं विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन वापस लेना। मतलब कोई अदर जो क्रिमिनल होता है, ठीक है, अदर मतलब अपराधी मान लिया जाता है या फिर कोई लगा दिया जाता है, तो उसे वापस लेने को जो है जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो आपके इस धारा यानी कि 321 की धारा में मिलता है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, वो प्रक्रिया इस धारा में अपनाई गई है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं जिसका जो निपटारा, जो निर्णय है वो मजिस्ट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाएगा, ये जो भी प्रक्रिया है आपको धारा 322 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 325, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या प्रक्रिया देखने को क्या प्रावधान मिलेंगे, तो वो प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट प्राप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, अपराधी को वो अपने मतलब जो चाहे वो दंड नहीं दे सकता, और क्यों नहीं दे सकता, इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या है, ये सारी बातें आपको धारा 325 में देखने को मिल जाता है। यहीं से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर 25 यहीं से आपका स्टार्ट होता है, जो कि 328 से लेकर 339 तक की धाराओं में जो है ये जो है सबमिट है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का क्या नाम है, तो विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपलब्ध उपबंध या फिर सुनवाई। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि 26 यानी कि 26 जिसमें जिसका नाम आप देख सकते हैं न्याय प्रशासन का प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध,
यानी कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में सुनवाई इस चैप्टर का नाम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है इसमें आपके 340 जो धारा 195 में वर्णित मामलों में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या कैसे, ठीक है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, जो सारी प्रोसेस है, आपको 340 धारा में मिल जाती है कि 195 की जो सीआरपीसी की धारा है उसे उस मामले को, उस प्रक्रिया को कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आ जाता है अपील कि आपने देखा होगा कि कोर्ट में अपील किया जाता है, तो आपका जो भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा अभी नेक्स्ट आगे भी इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर इसका हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 344 जिसमें मिथ्या साक्ष्य देने पर विचार करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो क्या करना चाहिए, उसके साथ जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी आपको इस धारा में देखने को मिल जाएगी। यहीं से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 26 जिस चैप्टर का नाम है द जजमेंट यानी कि निर्णय, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका इसमें सेक्शन क्या पढ़ना होगा। पहले तो 357 जिसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर टू पे कॉम्प्रहेंसेशन यानी कि प्रतिकर देने का आदेश, ठीक है, प्रतिकर देने का आदेश। और जो इसके साथ ही आप ये भी पढ़ सकते हैं सेक्शन 357A जिसमें विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो पीड़ित प्रतिकर योजना है इसके बारे में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यानी कि पीड़ित कॉम्पनसेशन स्कीम जो है आपको इस दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ना होगा और दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। पहले तो आदेश की प्रक्रिया, उसके बाद से योजना क्या होनी चाहिए इसके बारे में, कॉम्पनसेशन के बारे में, स्कीम के बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है 28 जिसमें इस चैप्टर का क्या नाम है, अध्याय क्या, तो मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको सेक्शन क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा, पुष्टिकरण याचिका। जैसे कि मान लो किसी को न्याय सेशन के थ्रू मृत्यु दंड दे दिया गया हो, ठीक है। और मान लो आपके राज्य में कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब कोई भी कोर्ट हो और उसकी तरफ से पुष्टि भी कर दी गई है कि हाँ इसने ये अपराध किया है या फिर नहीं किया गया है, क्या याचिका होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, जो भी पुष्टि करने की बात होती है वो आपके 366 धारा में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ से पुष्टिकरण होता है कि हाँ इसको दंड दिया जाए या फिर नहीं, और यहीं से उसके अपराध के बारे में पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट मतलब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है 26 जिसमें अपील्स। मैंने आपको अभी बोला था कि नेक्स्ट आपका जो अपील से जो अपीलें होती हैं उससे रिलेटेड भी आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये अगर हम कितने सेक्शंस में बटा हुआ है तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 372 से लेकर 394 तक के जितने भी सेक्शंस हैं उसमें अपील्स के बारे में बताई गई हैं कि कैसे आप अपील्स कर सकते हैं, किस स्थिति में कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसकी सारी बातें, ठीक है। अब देखो आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट्स पढ़ना होगा फ्रेंड्स। सेक्शन 372 जिसमें आप देख सकते हो नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ठीक है, किसी का भी अपील न हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं जब तक नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो जब तक जो अन्यथा उपबंधित ना हो, ठीक है, तब तक कोई भी आप अपील नहीं कर सकते ना हो। जो भी प्रक्रिया है आपको इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 374 जिसमें दोष सिद्धि का अपील के बारे में क्या प्रावधान है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका स्क्रीन पर अभी आप सेक्शन देख रहे हो वो सेक्शन 375 जिसमें कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, ठीक है, तब जो है
मतलब कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का खुद अभिवचन कर ले तब आप अपील नहीं कर सकते। और इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आपको इस मतलब क्यों नहीं कर सकता, जब वो खुद अभिवचन कर लिया है कुछ मामलों में, ठीक है, तो फ्रेंड्स तब वो अपील नहीं कर सकता, अपील का न होना। अब नेक्स्ट देखिए आपका सेक्शन है 377, जो कि छोटे मामले जो भी होते हैं उसमें अपील का ना होना, इसके बारे में प्रक्रिया बताई गई है कि कौन से छोटे मामले हैं जिसमें आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है 30, ठीक है, जिसका नाम है रेफरेंस एंड रिवीजन, यानी कि निर्देश व पुनरीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। पहले तो सेक्शन 395, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का क्या निर्देश है, ठीक है, क्या परिभाषा है, इसके बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपको 395 सेक्शंस में देखने को मिल जाता है, यानी कि हाई कोर्ट का निर्देश। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 397, जिसमें रिवीजन के बारे में बताया गया है, यानी कि रिवीजन पुनरीक्षण कैसे होना चाहिए। सेक्शन आपका नेक्स्ट आ जाता है 398 से लेकर 401 तक के जितने भी धाराएं हैं उसमें बताया गया है सेशन न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की क्या शक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि सेशन न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन यहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, देख सकते हैं चैप्टर 21, जिसमें ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, यानी कि आपराधिक मामलों का अंतरण। अब इसमें जो आपकी धाराएं हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो अगर आप चाहें, अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है चैप्टर 22, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 416, जिसमें बताया गया है कि गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना, यानी कि कोई गर्भवती स्त्री को अगर मृत्यु दंड का क्या मुलतवी किया जाना, इसके बारे में अगर कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए या फिर नहीं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाता है। सेक्शन आपका देख सकते हैं 432, जिसमें दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति जो है इसमें आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 433, जिसमें दंडादेश के लघुकरण की शक्ति, जो दंडादेश है उसके लघुकरण की क्या शक्ति है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अध्याय 33, जिसमें जमानत व बंद पत्रों के बारे में बताया गया है इस अध्याय में। और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन है, पहले तो सेक्शन 436, जिसमें किन मामलों में जमानत ली जाएगी, किन मामलों में जमानत नहीं ली जाएगी, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आपको इस सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होनी चाहिए। जो आपकी धारा 436 है तो इसमें ये बताता है कि आपको किन अपराधी मामलों में जो है आपको जमानत ली जाएगी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 436A, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये दोनों आप एक साथ ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आ जाता है 438, यानी कि अग्रिम जमानत के बारे में। अब आपने बहुत नाम सुना होगा कि अग्रिम जमानत कराना है वगैरह, तो ये फ्रेंड्स ये जो आपकी धारा 438 है ये अग्रिम जमानत के बारे में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए बताता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है 34, जिसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का बेनन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले तो ये आपके लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप चैप्टर का नाम जान लो। फिर आप जो आपका जो चैप्टर आता है वो आता है 35, ठीक है, यानी कि अनियमित कार्रवाइयाँ, इरेगुलर प्रोसीडिंग। तो इसमेमें आपको क्या पढ़ना होगा, सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 460 से लेकर 461 की जितनी भी धाराएं हैं, ठीक है,
वे बताती हैं कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कोई कार्य जो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो तो उसे दूषित करती हो, इसके बारे में जो भी प्रक्रिया है आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 462, जिसमें आप देख सकते हैं गलत स्थान पे कार्यवाही, यानी कि गलत स्थान प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस। तो गलत स्थान की कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि कहाँ आप अगर मतलब गलत स्थान पर कोई कार्यवाही करते हो तो कैसे मतलब उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगा, कैसे ये बताया जाएगा कि तुम गलत करवाई। तो ये जो भी प्रक्रिया आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो है 36, जिसमें आप देख सकते हैं पहला तो सेक्शन आपका 467, जिसमें जो है कुछ अपराधों का संघन करने के लिए परिसीमा, ठीक है, यानी कि लिमिटेशन। परिसीमा का अर्थ होता है लिमिटेशन। कुछ अपराधों का संघनन करने के लिए क्या लिमिटेड होनी चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 468, 468, यानी कि परिसीमा, यानी कि लिमिटेशन, काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्णन, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है कि जो लिमिटेशन है उसका शुरुआत कब से हुआ, इसमें जो है बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आ जाता है और ये लास्ट चैप्टर है। जैसे कि सीआरपीसी में कुल आपके 37 चैप्टर थे और 484 धाराएं थी। ठीक है, तो हमने सबको जो है सीआरपीसी से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले सारे टॉपिक को जो भी आपके सिलेबस है मूल विधि से रिलेटेड पहले हम क्लियर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या सेक्शंस पढ़ने होंगे जो कि आप इम्पोर्टेंट है, ये तीनों सेक्शन। पहले तो धारा 474, जिसमें आपको उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण के बारे में देखने को प्रावधान मिलता है। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सेक्शन है वो है 477, जिसमें उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति क्या होनी चाहिए, ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 482, जिसमें उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जो है आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस और यही आपके सीआरपीसी के सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन समाप्त होते हैं। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को और भी आगे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।